मैरी फील्ड्स का जन्म हिकमैन काउंटी टेनेसी में 1832 में हुआ था। उन्होंने जीवन के पहले 30 साल गुलाम बनकर कपास के खेतों में काम किया। ज्यादातर गुलामों की तरह उनके शुरुआती जीवन की जानकारी लगभग नहीं के बराबर है, इसीलिए हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं कि उनकी स्थिति कैसी थी। हम जानते हैं कि मैरी अपने शहर के अधिकतर लड़कों लड़कियों से लंबी होंगी। जब वो 18 साल की हुईं, तब वो एक बहुत ही लंबी कदकाठी की महिला थीं। उनकी लंबाई 6 फीट थी और वजन लगभग 200 पाउंड था। उस समय यह आम बात थी कि उनके मालिक उनके नाम कभी दस्तावेजों में दर्ज नहीं करते थे। इसके बजाय वे उन नंबरों का इस्तेमाल करते थे जो किताबों में लिखे जाते थे। गुलामों के साथ संपत्ति की तरह व्यवहार किया जाता था और मैरी फील्ड्स शायद कोई अपवाद नहीं थीं। सन 1865 में अमेरिकी गृह युद्ध खत्म हुआ और इसके साथ ही दास्ता को गैरकानूनी घोषित कर दिया गया। आखिरकार मैरी को आजादी मिली जब वो अपने जीवन के 30 से अधिक वर्षों तक गुलाम रही थीं। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। उन्होंने कई अन्य पूर्व गुलामों की तरह ही रास्ता अपनाया और कहीं अधिक दोस्ताना उत्तर की ओर एक नई जिंदगी की तलाश में निकल पड़ी। आखिरकार उन्होंने मिसिसिपी नदी के स्टीम बोट्स पर एक धोबिन और नौकरानी के रूप में काम ढूंढ लिया। बताया जाता है कि उन्होंने सैन एंटोनियो, फ्लोरिडा में काम किया, न्यायाधीश एडमंड डन के घर में। हालांकि डन की पत्नी जोसेफिन की मृत्यु पर उन्होंने मैरी से कहा कि 5 बच्चों को ओहायो में चाची के पास ले जाएं। एक लंबी यात्रा के बाद आखिरकार वे टोलेडो में अर्सुलाइन कॉन्वेंट ऑफ द सेक्रेड हार्ट पहुंच गए, जहां बच्चों की चाची मैरी अमाडियूस डन मदर सुपीरियर थीं। मैरी ने सफलतापूर्वक कर्तव्य निभाया। अब 5 बच्चे चाची की देखभाल में सुरक्षित थे। जब ननों ने मैरी से पूछा कि उसकी यात्रा कैसी रही, उसने जवाब दिया कि यात्रा ठीक थी और फिर कहा कि उसे सच में एक सिगार और एक ड्रिंक की जरूरत है। एडमंड डन फ्लोरिडा में थे और बच्चे अपनी आंटी की सुरक्षा में सुरक्षित थे। मैरी के पास अब कोई नियोक्ता नहीं था। सौभाग्य से कॉन्वेंट ने उन्हें तुरंत परिसर की देखभाल के काम पर रख लिया। फिर भी बेचारी ननों को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वे किस मुसीबत में पड़ने जा रही हैं। कॉन्वेंट की ननें बहुत शांत और अनुशासित थीं। मैरी बिल्कुल विपरीत थी। अगले 15 सालों तक मैरी ने कॉन्वेंट में काम किया। वहां रहते हुए उसे रहने की जगह, खाना, कपड़े मिले और सालाना $50 वेतन भी मिला। पहले जो कॉन्वेंट शांत और व्यवस्थित था, वो मैरी के आने के बाद पूरी तरह बदल गया। वह ऊंची आवाज में बोलती थी और जैसे उसे ठीक लगता था वैसे ही खुद को व्यक्त करती थी। इससे शांत कॉन्वेंट में कई लोगों की भौहें उठ गईं। ये सच है कि उसने अपना काम बहुत अच्छे से किया और परिसर को एकदम साफ सुथरा रखा, लेकिन उसका व्यवहार कई ननों को डराता था। जैसा कि एक नन ने याद किया, ईश्वर उसकी मदद करे जो भी मैरी के घास काटने के बाद लॉन पर चले। वो गालियां देती थीं, कम तनख्वाह की शिकायत करती थीं और किसी से भी हमेशा लड़ने को तैयार रहती थीं। उस समय गोरी महिलाओं को यह व्यवहार चौंका देता। वे चाहती थीं कि अफ्रीकी अमेरिकी लोग अच्छे और आज्ञाकारी रहें। फिर भी मैरी इस ढर्रे में फिट नहीं बैठती थीं। साथ ही ऐसे रिकॉर्ड भी हैं कि कई ननों ने उनके तेज मिजाज और मुश्किल स्वभाव की शिकायत की थी। मैरी को शुरू में कॉन्वेंट के शांत जीवन से तालमेल बिठाने में मुश्किल हुई। उन्होंने एक अहम दोस्त बना लिया, मदर अमाडेउस डन, कॉन्वेंट की अत्यंत सम्मानित और बहुत प्रिय मदर सुपीरियर। मदर अमाडेउस एक साहसी आत्मा थीं जो अपने करिश्मे और निडरता के लिए जानी जाती थीं। उनकी मैरी से बहुत अच्छी बनती थी और उनकी दोस्ती खिल उठी। सन 1884 में उन्हें बिशप ने मिशनरी कार्य के लिए मोंटाना टेरिटरी भेजा, जहां उन्होंने मूल अमेरिकी बच्चों के लिए स्कूल स्थापित किए। 1 साल बाद मदर अमाडियस बहुत बीमार पड़ गईं, संभवतः निमोनिया के कारण। मैरी की कमियों के बावजूद वो बहुत वफादार था और उसका दिल सोने जैसा था। जैसे ही उसने सुना कि उसकी दोस्त बीमार है, उसने सब कुछ छोड़ दिया और अकेले ही 1600 मील की कठिन यात्रा तय की ताकि वो कैस्केड, मोंटाना में अपनी दोस्त के पास जल्दी पहुंच सके। मैरी मदर अमाडेउस के ठीक होने तक उनके साथ रहीं और उनकी सेवा शुश्रूषा करके उन्हें फिर से स्वस्थ करने में अहम भूमिका निभाई। शुरुआत में मैरी ने सोचा था कि जैसे ही उनकी मित्र ठीक होंगी,
वह ओहायो के कॉन्वेंट लौट जाएंगी। हालांकि उन्होंने तय किया कि उन्हें पश्चिम पसंद है और वहीं रहने का फैसला किया। इसके बाद मैरी ने कैस्केड के पास मोंटाना के एक कॉन्वेंट में काम करना शुरू किया। कई सालों तक उन्होंने कॉन्वेंट के पास चर्च और अन्य इमारतें बनाने में मदद की। वो एक कुशल कामगार थीं और अपनी पीठ पर भारी लकड़ी और पत्थर उठाते समय पुरुषों की मदद लेने से इनकार कर देती थीं। एक बार निर्माण पूरा हुआ, उन्होंने कॉन्वेंट के लिए काम जारी रखा, लेकिन अब उनका ननों से उनका संबंध कहीं अधिक सीधा था। हालांकि उन्होंने कठोर परिस्थितियों में ननों की निष्ठापूर्वक सेवा की। एकांत समुदाय में उनका रवैया और कार्यों ने बिशप को और अधिक चिंतित कर दिया। सिर्फ कुछ ही महीने बीते थे और पहले ही कई लोगों ने बिशप से उनके व्यवहार की शिकायत की थी। उनके नए कर्मचारी न सिर्फ धूम्रपान करते थे, शराब पीते थे और गाली देते थे, वो मर्दों जैसे कपड़े पहनती थीं। ये मूल्य जो बिल्कुल भी कैथोलिक चर्च के अनुरूप नहीं थे, इससे तनाव पैदा हुआ। अंतिम झटका तब आया जब मैरी की कॉन्वेंट के अभद्र परिचारक से बहस हो गई। हालात बिगड़े और दोनों ने एक दूसरे पर बंदूक तान ली। इसके बाद फिर बिशप ने उसे कॉन्वेंट छोड़ने और लौटकर न आने का आदेश दिया। यह कई वर्षों में पहली बार था जब मैरी आखिरकार ये सोचने के लिए स्वतंत्र थी कि वो क्या करना चाहती है। लेकिन सबसे पहले उसे अपने खर्च पूरे करने थे, अपना गुजारा चलाने के फौर। उसने कई छोटे मोटे काम किए, जैसे कि खेत में फसल उगाने का काम करना, जानवरों की देखभाल करना, लोगों के कपड़े धोना, यहाँ तक कि इमारतों की मरम्मत भी। इसी समय के आसपास मूल अमेरिकी लोगों ने उन्हें सफेद कौवा का उपनाम दिया। माना जाता है वह गोरी महिलाओं जैसा व्यवहार करती थीं, जबकि उनकी त्वचा काली थी। चूंकि वह शहर में पहली और बहुत कम अफ्रीकी अमेरिकियों में से एक थीं, स्थानीय गोरे लोग नहीं जानते थे कि उनके बारे में क्या सोचें। एक निबंध में एक स्कूल की लड़की ने मैरी के बारे में यह लिखा, वह विस्की पीती है और गालियां देती है और वह एक रिपब्लिकन है जो उसे नीच और गंदा बना देता है। फिर भी समय के साथ शहर में उसके बारे में लोगों की राय बदल गई। आखिर उसने रेस्टोरेंट खोला और सभी को खाना परोसने का फैसला किया, चाहे उनके पास पैसे हों या न हों। दुर्भाग्यवश जरूरतमंदों को मुफ्त में खाना देने की उसकी आदत ने उसका कारोबार बंद करवा दिया। सिर्फ 10 महीने बाद उसका रेस्टोरेंट दिवालिया होने के कारण बंद हो गया। इसी समय के आसपास वह अक्सर शराबखानों में देखी जाने लगी थी। वो तेज शराब पीती और बंदूकबाजी में उलझ जाती थी। सन 1895 में उसकी पुरानी दोस्त मदर अमाडेयुस दूरदराज क्षेत्रों की यात्रा बढ़ाने के लिए एक स्टेज कोच दान किया। इसका मतलब यह भी था कि अमेरिकी डाकघर इसका इस्तेमाल तेज डाक वितरण के लिए एक स्टार रूट खोलने में कर सकता था। हालांकि मैरी लगभग 63 साल की थीं, उन्हें अमेरिकी डाक सेवा में डाकवाहक नियुक्त किया गया। प्रतिस्पर्धा के बावजूद मैरी ने अपनी सख्त छवि और अन्य आवेदकों की तुलना में घोड़ों को हार्नेस में तेजी से जोड़ने की क्षमता के कारण ये प्रतिष्ठित पद हासिल किया, जो सभी पुरुष थे और उसकी उम्र के लगभग आधे थे। वह दूसरी महिला और पहली अफ्रीकी अमेरिकी थीं जिन्होंने स्टार रूट पर डाकवाहक के रूप में काम किया। ये कोई आसान काम नहीं था। वो डाक को सुरक्षित पहुंचाने और चोरों डाकुओं से उसकी रक्षा की जिम्मेदारी निभाती थीं। वो सिर्फ चुनिंदा ट्रेनों से डाक लेती थीं, उसे एक डाक घोड़ा गाड़ी में लाती थीं और हर तरह के इलाके में रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ती थीं। कच्ची सड़कों से कीचड़ भरे खेतों तक वे जल्द ही अपनी विश्वसनीयता के लिए जानी जाने लगीं। उन्होंने कभी भी काम से एक दिन की भी छुट्टी नहीं ली और इसी वजह से उन्हें स्टेज कोच मैरी का उपनाम मिल गया। उन्होंने अपने कई घोड़ों और मोजेस नाम के एक खच्चर को बहुत कुशलता से संभाला। जब रास्ते पर भारी बर्फबारी हुई तो घोड़े ठीक चल नहीं पाए। वो बर्फ पर चलने वाले जूते पहन लेती थीं, डाक के बैग अपने कंधों पर डालती थीं और शहर की ओर पैदल चल देती थीं। अपने डराने वाले कद और डील डॉल के बावजूद, कठोर स्वभाव और प्रतिष्ठा के बावजूद कुछ लोग सोचते थे कि वे उस पर भारी पड़ सकते हैं। मैरी अपने साथ एक राइफल और रिवॉल्वर रखती थीं ताकि किसी भी उपद्रवी से एक सटीक गोली से तुरंत निपटा जा सके।
अफवाह थी कि उन्होंने राइफल से गुस्साए भेड़ियों को भगा दिया। ये सच भी हो सकता है। जैसा कि हम जानते हैं, वह बेहद कुशल निशानेबाज थीं। उनके स्वभाव की तुलना ग्रिजली भालू से की जाती थी। स्टेज कोच मैरी से किसी भी हालत में पंगा नहीं लेना चाहिए था। फिर भी कई मूर्खों ने यह किया। एक मामले में एक आदमी ने मैरी को बहुत नाराज किया। उसने जवाब में उस पर तब तक पत्थर फेंके जब तक वो रोने नहीं लगा। ऐसा ही एक और मौका तब आया जब एक काउबॉय ने उसे द्वंद्व के लिए ललकारा और उसने चुनौती स्वीकार की। द्वंद्व युद्ध के शुरू होते ही वह इतनी तेजी से 6 गोलियों वाली रिवॉल्वर निकाल लाई कि प्रतिद्वंदी को मौका नहीं मिला। मैरी ने जानबूझकर उसकी सिर के पास गोली चलाई ताकि वह गोली की हवा महसूस कर सके। डर के मारे आदमी ने तुरंत हार मान ली और फिर कभी उससे बात नहीं की। स्टेज कोच मैरी कैस्केड में एक सम्मानित और प्रिय हस्ती बन गईं। हालांकि वो मजबूत और डरावनी थीं, स्थानीय लोग उनकी उदारता और बच्चों के प्रति दयालुता की सराहना करते थे। इसके अलावा हर साल उनके जन्मदिन पर शहर के स्कूल बंद हो जाते थे ताकि उनके जीवन और खास दिन का जश्न मनाया जा सके। उनकी प्रसिद्धि के कारण स्थानीय रेस्तरां उन्हें मुफ्त खाना देते थे और मैखानों में हर कोई उनसे बात करना चाहता था। दुर्भाग्यवश मोंटाना ने एक कानून पारित किया जिसमें महिलाओं के मैखानों में प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। मैरी को अपनी पसंदीदा जगहों में से एक में शराब पीने की अनुमति नहीं थी, लेकिन कैस्केड के मेयर ने उसे एक छूट दे दी। इसके अलावा कोई भी इतना बहादुर नहीं था कि उसे रोक सके। सन 1903 में 71 साल की उम्र में आखिरकार उम्र ने उसे पकड़ ही लिया। 8 साल कर्तव्य निभाने के बाद मैरी फील्ड्स ने स्टार रूट डाक वितरण सेवा से सेवानिवृत्ति ली। अपने जीवन के बाकी हिस्से के लिए उन्होंने खुद को कैस्केड के बच्चों की देखभाल और घर से लॉन्ड्री सेवा चलाने में समर्पित किया। मैरी फील्ड्स का निधन 5 दिसंबर 1914 को ग्रेट फॉल्स के कोलंबस अस्पताल में जिगर फेल होने के कारण 82 वर्ष की आयु में हुआ। उनकी मृत्यु के बाद पूरा शहर शोक में डूब गया। उनके जाने से एक युग का अंत हो गया। पश्चिम बहादुर और साहसी लोगों से भरा था, लेकिन कोई भी स्टेज कोच मैरी जैसा नहीं था। वाइल्ड वेस्ट की कई दिग्गज हस्तियों की कहानियां बढ़ा चढ़ाकर बताई गई हैं, जिनमें कल्पना और तथ्य आपस में घुल मिल जाते हैं। स्टेज कोच मैरी को ऐसा करने की जरूरत नहीं थी। उन्हें अब तक की सबसे आजाद आत्माओं में से एक बताया गया था। मैरी फील्ड्स को कैस्केड के बाहर दफनाया गया। उनका अंतिम संस्कार शहर में अब तक देखे गए सबसे बड़े अंतिम संस्कारों में से एक था। स्टेज कोच मैरी पर यह वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मुझे सच में उम्मीद है कि आपको यह पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो कृपया मुझे एक लाइक और नीचे कमेंट जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपको यह अच्छा लगा तो क्यों ना सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास कोई नया सुझाव है, कृपया डिस्क्रिप्शन में दिए ईमेल पर मेल करें। मुझे हाल ही में कई सुझाव मिल रहे हैं, इसलिए कमेंट्स में ढूंढना मुश्किल होता है। तो अगर आप सुझाव देना चाहते हैं, अगर आप सच में चाहते हैं कि मैं आपका सुझाव पढ़ूं, तो कृपया उसे मेरे ईमेल पर भेजें जो डिस्क्रिप्शन में है। मेरी तरफ से बस इतना ही। मैं आप सभी से अगली फॉरगॉटन लाइव्स में मिलूंगा। धन्यवाद।